Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. My name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who has been teaching 10th, 11th and 12th for the last 17 years. Today we are going to do the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. We are going to deal with the competency based questions. So before we start the poem, a quick revision of the poem. यहाँ पे एक mind map दिया हुआ है जहाँ पे आपको सारे keywords जो important words हैं, important phrases हैं, important themes हैं वो डाली हुई हैं. First, the poem is dealing with racism. It is dealing with the rat race of achieving things in life. It is talking about language. Instead of making us all united, it is creating differences हमारे अंदर, discrimination. हमारे को separate कर रही है language rather than uniting us. Then वो advocate क्या कर रहा है? He is advocating moment of silence, but that does not mean that he wants us to be inactive in our lives, right? इसमें introspection है. He is talking about universal brotherhood. He is talking about how we should not indulge in violent acts, hatred, लोगों को exploit करना, अपने resources को, अपने environment को exploit करना, ये violence, hatred और exploitation हमारी life में नहीं होना चाहिए. Discuss the features of this poem. तो इसका theme क्या है? The necessity of quiet introspection and retrospection. मैंने आपको already बताया हुआ है कि जब हम ये poem करते हैं तो ये keywords हैं, introspection and retrospection. Introspection है खुद को टटोलना. Retrospection है हमारे actions in context to the world, उन चीज को balance करना, right? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमंस, अमंग एनवायरनमेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए. अगर हम पोएम की टोन की बात करें तो इट इज़ अ होपफुल पोएम. इट इज़ एडवोकेटिंग पीस एंड हार्मनी, राइट. ये पोएम हमारे को किसी भी एंगल से निराश करने के लिए नहीं है. व्हाट इज द लाइन विच टेल्स अस कि दिस पोएम इज नॉट अबाउट होपलेसनेस? लाइन है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वो हमारे को मरने का लिए एडवोकेट नहीं कर रहा है, वो हमारे को हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं कह रहा है. वो बोल रहा है कि जिंदगी जो है उसको हमने जीना तो है, बट जीने का तरीका क्या होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव रादर दैन नेगेटिव. ही इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट, पीस, एम्पैथी, यूनिटी एक्सेट्रा. ये सारे थीम्स में ही आ जाएंगे, राइट. अब ये जो पोएम है, अगर इसके बारे में बात करें, इट इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा. ओरिजिनली ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. अगर हम टाइटल की बात करें तो ये नेरूडा का जो कन्विक्शन है, फिलॉसफी है, दैट दिस मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, राइट. इस चीज़ को वो मतलब हमारे को समझाने की कोशिश कर रहा है. वो बोलता है, इनएक्टिविटी एंड साइलेंट मोमेंट कैन लीड टू सॉल्यूशंस टू वॉर. It can be a solution to end violence. It can be a solution for eliminating hatred in our heart. जो हम लोगों को, हम environment को exploitation करते हैं, तो हम इस moment of inactivity में अपने actions पे reflect करेंगे और हमें समझ में आएगा कि हम खुद को कितनी तकलीफ में डाल रहे हैं इस rat race में लगकर, right? Rhyme scheme इस poem में कोई भी नहीं है. It is written in simple language. It's a free verse पोएम. के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पोएट हमारे को बोल रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, टू कीप क्वाइट ही विल काउंट अप टू 12. फिर वो हमें बोल रहा है किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है. वो हमें कह रहा है नॉट टू मूव आवर आर्म्स. आर्म्स वर्ड में पन है यहाँ पे. आर्म्स इज रिफरिंग टू अ बॉडी पार्ट एज वेल एज आर्म्स इज रिफरिंग टू एम्यूनेशन, जो गोला बारूद है. वो बोल रहा है कि अगर हम इन चीज़ों को मूव नहीं करेंगे तो हम वॉर से बच सकते हैं, हम वायलेंट एक्टिविटीज से बच सकते हैं. वो बोलता है दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट. क्यों एक्सोटिक होगा? क्योंकि पहली बार धरती पे ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें किसी भी इंसान ने किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह से बात नहीं की होगी. फर्दर इस मोमेंट में क्या होएगा? हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम रेट्रोस्पेक्ट करेंगे. इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट गैदरर जो है वो अपने हाथों को देखेगा, वो रियलाइज करेगा
कि वो एनवायरनमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, बट वो अपने आप को कितने जख्म दे रहा है, अपने आप को कितनी तकलीफ पहुंचा रहा है। जो फिशरमैन है वो क्या करेगा, वो वेल्स को हंट नहीं करेगा, उसको रियलाइजेशन होगा कि मैं एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, दूसरे की भी लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मेरे जीने में मैं किसी और की जान क्यों ले रहा हूँ। वो एक बार उस फिश के बारे में भी सोचेगा। और क्या होगा उस एग्जॉटिक मोमेंट में, जो पॉलिटिशियंस हैं वो लड़ाई झगड़े के बारे में ना नहीं सोचेंगे, वो ग्रीन वॉर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यहाँ पे ये तीनों टर्म्स के ड्यूअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है कि जो हमारे ये न्यूक्लियर वॉरफेयर है, केमिकल वॉरफेयर है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, हम ये नहीं करेंगे। बट इसके पीछे के और भी छुपे हुए मीनिंग्स हैं। ग्रीन वॉर ऑल्सो रिफर्स टू डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनवायरनमेंट। chemical war refers to pollution, right? Nuclear war refers to global warming. तो ये जो हमारे environment का degradation हो रहा है उसके भी ऊपर वो reflect कर रहा है। फिर उसको अचानक से ख्याल आता है कि लोगों को लगेगा कि मैं तो बोल रहा हूँ कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, आपका जन्म हुआ है टू डाई, तो बोल रहा है कि नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, जिंदगी मिली है तो जीना ही है, एक्शंस करने ही हैं। बट एक्शंस कैसे होने चाहिए, दे शुड बी कंस्ट्रक्टिव, दे शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। पॉलिटिशियंस के लिए वो एक और बात बोलता है दैट दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स रिफर्स टू अ न्यू माइंडसेट, जहाँ पे वो लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करेंगे, दे विल टॉक अबाउट पीस। वॉकिंग इन द शेड विद देयर ब्रदर्स का मतलब है कि जो वॉरिंग कंट्रीज हैं वो सॉल्यूशंस फाइंड करके, पीसफुल सॉल्यूशंस फाइंड करके भाईचारा निभाएंगे रादर देन एनिमिटी, राइट। देन ही टॉक्स अबाउट नो ट्रक विद डेथ। फिर वो लास्ट में हमें एग्जाम्पल देते हैं रिगार्डिंग द ट्री। ट्री विंटर्स में हमें लगता है कि वो लाइफलेस है, डेड है, बट एक्चुअली उस ट्री में क्या होता है, जब सही मौसम आता है तो वो ट्री क्या हो जाता है, इट इज फिल्ड विद लाइफ। इसीलिए हम कह रहे हैं दैट दिस पोएम हैज अ होपफुल टोन। वो डेथ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करी है, इट इज टॉकिंग अबाउट होप कि अगर डेथ डिस्ट्रक्शन बंद हो जाए देन व्हाट होप इज देयर इन ह्यूमैनिटी। हम सब सोचते हैं कि व्हाट कैन वी डू, what we don't realize is कि हर इंसान सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, then we can bring about change at a very great level. So this is your poem. हाँ जी बेटा जी, ये बहुत क्विक रिवीजन ऑफ द पोएम है। अगर आप डिटेल्ड रिवीजन चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक्स डाल दूंगी and you can refer to those links. So starting with the first question, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अगर हम 12 तक काउंट करते हैं और हम शांत रहते हैं तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, और ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। हमारे अंदर क्या होगा, यूनिटी होगी। वी विल वॉक इन द शेड विद आवर ब्रदर्स डूइंग नथिंग। हमारे अंदर पीस आएगा। हम वायलेंट एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन आवर एक्शंस। रिफ्लेक्ट करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी गलती क्या है। अक्सर हम सामने वाले की गलती निकालते हैं, इट इज़ ओनली आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन के दैट वी रियलाइज कि हम कहाँ पे गलत थे। देन जो ये साइकिल है केओस का, नॉइस का, शोर शराबे का, वायलेंस का, वो साइकिल तभी टूटेगा इफ वी बिकम साइलेंट फॉर अ मोमेंट। शेयर्ड ह्यूमैनिटी होगा, हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे और इस इंटरकनेक्शन से वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग्स, वी विल वर्क फॉर द कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। Okay, second question is what is the sadness that the poet refers to in the poem? वो बोलता है we will not keep on being sad. क्यों हम sad होते हैं? It is because we do not understand ourselves. हम सोचते रह जाते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, लीस्ट रियलाइजिंग कि मेरा ही कोई एक्शन होगा जिसने उस तरह के रिएक्शन को प्रोवोक किया है। Yes, introspection and retrospection are the key words over here. We do not understand ourselves. We are sad because we do not understand ourselves. हम अपने आप को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम अपने नज़रिए से चलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले का नज़रिया हमारे से डिफरेंट हो सकता है।
हमें लगता है कि what we think is right, हमारा ही thought process right है, सामने वाले का गलत है, ऐसे कभी नहीं होता। हर इंसान अपनी तरफ से राइट होता है और हर इंसान कहीं ना कहीं पर रॉन्ग होता है। ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या क्रिएट करता है? कॉन्फ्लिक्ट। ये हमें डिवाइड करता है, हमें सैड बनाता है। एंड अगेन दैट सेम थॉट कि अगर हम मोमेंट ऑफ साइलेंस होएगा तो हम इस साइकिल ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स को तोड़ पाएंगे एंड वी विल नो लॉन्गर बी सैड। Next question is, what does Neruda mean by an exotic moment without rush in his poem Keeping Quiet? Exotic moment कौन सा होगा? और आपको की भी दे दिया है without rush. So it is an exotic moment of silence where we are not saying anything, we are keeping still, we are not moving our arms, है ना? Complete silence है, complete inactivity है। और इस अगेन इस मोमेंट में क्या होगा? ये एग्जॉटिक क्यों होगा मोमेंट? इट्स अ रेयर मोमेंट, कभी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये मोमेंट नहीं आया। इट्स अ रेयर, अनयूजुअल, अनफेमिलियर इवेंट, राइट? ये मोमेंट टेम्पररी है बट बहुत ट्रैंक्विल है, सेरीन है। काम, ट्रैंक्विल, सेरीन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। आपको जो वर्ड लगता है कि मैं एग्जाम्स के लिए याद कर सकता हूँ, यूज दैट वर्ड। क्योंकि मैंने आंसर में सीरीन लिखा है, आप भी सीरीन लिखोगे, ये कंपलसरी नहीं है। इट इज अ मोमेंट ऑफ कामनेस, शांति देने वाला मोमेंट है ये, जो हमारा दिमाग अशांत हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट? अभी वन स्टूडेंट, शी टॉक्ड अबाउट हाउ शी वाज थिंकिंग ऑफ केमिस्ट्री while studying English. So do I need to make her sit here? No. उसका मन शांत नहीं है। इट इज बेटर शी फोकसेस ऑन वन सब्जेक्ट। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पीस होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फुल्ली एंजॉय दैट मोमेंट। विदाउट रश रिफर्स टू कि जब आप एक रैट रेस में लगे होते हो तो आप इधर से उधर भाग रहे हो। अब आप एक रैट रेस में लगे हुए हो, पहले जेई मेंस का था, राइट? या फिर आपको जो आपका नीट एग्जाम्स का था, फिर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यू आर रनिंग फॉर मार्क्स नाउ। बट वो बोलता है कि अगर ये रैट रेस से हम बाहर निकल जाएं कि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा, इट इज व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, तो मुझे उसी हिसाब से मिलेगा। बट हमें पता है कि इंडिया में इन चीज़ों के ऊपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। हम सब रैट रेस में लगे हुए हैं टू स्कोर एज मेनी मार्क्स एज वी कैन सो दैट वी गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अगर ये रैट रेस निकल जाए, इफ एवरीवन इज एश्योर्ड ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज ऑफ देयर चॉइस irrespective of the grades, जैसे थ्री इडियट्स में रणछोड़ दास चांचर ने बोला था कि हम ये जो एग्जाम है इट्स अ फीडबैक, कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। बट हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? मार्क्स, ग्रेड्स। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वी आर इन अ रैट रेस। तो अगर ये रश नहीं होगा, ये रैट रेस नहीं होगा, then we can become better, peaceful human beings. We will think about society, we will think about the environment. Right now, we do not have time to think of anyone but ourselves. ओके अब इस स्लाइड में 3 क्वेश्चंस इकट्ठे डाले हुए हैं क्योंकि बहुत सिंपल वन लाइन आंसर्स हैं। ये आपके एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उसको कंप्लीट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ले लिया है। व्हाट डज द अर्थ टीचर्स? इट टीचर्स अस दैट व्हेन थिंग्स अपीयर टू बी डेड, वो डेड नहीं होती हैं, उसमें अभी भी न्यू लाइफ देने की क्षमता होती है, राइट? आपने बहुत कुछ देखा है। प्याज काट के प्याज काट के अगर आप प्याज को काटे बगैर अगर आप पानी में रख देते हो तो थोड़ी देर बाद उसके वो शूट्स निकल आते हैं। गार्लिक को आप रख दो, कुछ भी ऐसे आप चीज रख दो, आपको लगता है वो डेड है, बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसमें लाइफ है। सो अर्थ टीचर्स अस दैट देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। चीजें जो शांत नजर आती हैं वो मरी भी नहीं है, बट उनके अंदर लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। Second question, what does the poet mean to achieve by counting up to 12? He wants us to have a moment of silence wherein we can introspect ourselves. हम अपने आप को टटोल के अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपने जजमेंट्स को क्वेश्चन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Third question, what is the significance of keeping quiet? Keeping quiet does not being idle. It does not mean that you become idle. आप बोलो कि नहीं, मैम ने बोला है keeping quiet, तो मैं keep quiet करूँगा, मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ूंगा।
नो, ऐसा कुछ नहीं है। कीपिंग क्वाइट है कि जब आपका मन में उथल पुथल हो, तब हर चीज को छोड़ के 1 मिनट के लिए आप क्वाइट हो जाओ, so that you can introspect what is causing turmoil in your hearts. जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे तो आपको सही सोल्यूशन मिल जाएगा, आप हीलिंग नेचर में आ जाओगे, हीलिंग मोड में आ जाओगे, rather than डिस्ट्रक्शन मोड में रहने की बजाय you will come under the mode of healing. Question is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? I've already told you it is the symbol of a tree, right? जिससे हमारे को पता चलता है that there is life under apparent stillness. तो tree represent करता है nature's resilience. Resilience मैं आपको already बता चुकी हूँ. Resilience का मतलब होता है कि life आपको जितनी मर्जी बार नीचे गिराए, आप हर बार खड़े होके यू आर रेडी टू फेस ए न्यू चैलेंज, राइट? एक ट्री के मतलब ये जो ट्री है जो डेड लग रहा है, बट उसके अंदर वाइटैलिटी है फॉर न्यू ग्रोथ, न्यू लाइफ. तो ये सारी चीजें उस ट्री में छुपी हुई हैं, राइट? इट इज स्टीमिंग विद लाइफ. लाइफ इन स्टिलनेस अगेन रिफर्स टू द ट्री. ट्री डॉर्मेंट है, मोशनलेस है. सर्टन सीजन्स में हमें लगता है कि उसमें जान प्राण नहीं है, बट अनसीन उस ट्री के अंदर काम चल रहा होता है ना? रोज का प्लांट हमारे को दिसंबर जनवरी में शायद इतने फूल नहीं देता है, बट फेब्रुअरी आते ही क्या होता है? बसंत का सीजन आता है एंड द एंटायर बुश इज फिल्ड अप विद फ्लावर्स. मतलब अंदर तो काम वो कर रहा था ना, हमें नहीं दिख रहा था. वैसे ही ट्री भी यही चीज हमें बता रहा है कि उसके अंदर काम तो चल रहा है, वो सिर्फ दिखने के लिए स्टिल है, but it is working in a constructive manner. So this is the significance of the symbol of the tree. Give two reasons why, according to Pablo Neruda, is keeping quiet essential to attaining a better, more peaceful world. Again, answer is the same. जब हम क्वाइट होंगे तब हम इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे. एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, वी अंडरस्टैंड कि हमारी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर नीड्स एंड डिजायर्स. हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते करते कब वो नीड्स डिजायर्स में बदल जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता. जब नीड डिजायर में बदल जाए, सॉरी उल्टा बोल दिया, जब डिजायर नीड में बदल जाए तब हम उस रैट रेस में फंस जाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, राइट? हम अपने माइंडलेस एक्शंस को समझ नहीं पाते हैं और हम दूसरों को हार्म करते हैं, एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस सैड इन द लॉन्ग टर्म. क्लियर? ओके. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली रनिंग आफ्टर मोर and chasing the next new thing, would it be fair to think of Neruda's call as merely a fanciful idea? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट क्वेश्चन में जो fanciful idea है, that is going to create confusion. What is the meaning of a fanciful idea? Fanciful idea is an imaginary situation which will not come true. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अमेंडा इज थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ टू बी रैपुंजेल. इज इट पॉसिबल दैट शी कैन बिकम रैपुंजेल? नहीं. शी इज थिंकिंग दैट शी इज अ मरमेड. क्या वो मरमेड बन सकती है? नहीं. अब क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि नेरूडा, पैब्लो नेरूडा हमें बोल रहा है कि इस दुनिया में हर इंसान नई से नई चीज के पीछे भाग रहा है. एक चीज मिल जाती है तो उसको दूसरी चीज चाहिए. ऐसी दुनिया में अगर नेरूडा बोलता है कि कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ, नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करो, तो क्या ये इमेजिनरी आइडिया है, इररेलेवेंट आइडिया है, कि क्या ये आइडिया पॉसिबल है? इज इट एन इम्पॉसिबल आइडिया और इज इट अ पॉसिबल आइडिया? अगर अब ये क्वेश्चन आप दोनों वेज में आंसर कर सकते हो. यू कैन आंसर इट यस, यू कैन आंसर इट नो. बट व्हाट? बट देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप यस या नो बोलोगे तो यू नीड जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाई इट इज पॉसिबल और व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं पॉसिबल है तो व्हाट इज द रीजन? यस, इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहाँ पे लोग भाग रहे हैं, रैट रेस में लगे हुए हैं,
how can we find a moment where the world will become still, where they will be, they will be motivated to introspect their actions. तो ऐसा मोमेंट होना मुश्किल है. जो साइकिल बना हुआ है, सुबह उठो, स्कूल के लिए भागो, कॉलेज के लिए भागो, जॉब के लिए भागो, आके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्यूशन, पढ़ाई, हम एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं विच इज वेरी नॉइजी, विच इज वेरी केओटिक, विच इज वेरी वायलेंट. वायलेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द वे वी ड्राइव. हम सुबह इतनी जल्दी में आते हैं कि हमें लगता है बस रास्ता खाली मिले, जो हमारे आ गया है हम उसको उड़ाते हुए चले जाएं. वी आर नॉट ड्राइविंग टू व्हीलर्स, वी आर ड्राइविंग दोज टैंकर्स के तुम मेरे रास्ते में आओ और मैं तुम्हें कुचल के चली जाऊंगा. तो इस मोड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, थर्ड पॉइंट है. क्या आप बोल रहे हो कि ये आइडिया पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन करने से हमें प्रैक्टिकली हम अपने एक्शंस पे तो रिफ्लेक्ट करेंगे, बट लोगों में इस भावना को जागृत करना, नो वन इज विलिंग. बोलते हैं कि क्या करना है, बस जिंदगी है, ये तो करना ही है. बट इसको करने से नुकसान क्या हो रहा है, हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं सोच रहे हैं. हमें पता है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से डिप्लीट कर रहे हैं. हमें सबको पता है कि पानी खत्म हो रहा है, बट कैन वी एक्चुअली स्टॉप वेस्टिंग वाटर? हमें लगता है कि छोड़ यार, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइमली ये काम खत्म हो जाए, है ना, पानी हम बाद में सेव कर लेंगे. वो बात तो कभी आता ही नहीं है. तो आप, अगर आप नो बोल रहे हो तो आपके आइडियाज क्या हैं? अगर आप यस बोलते हो, अभी हमने नो डिस्कशन किया, अगर हम बोलते हैं कि नो इट इज, ये तो सॉरी है मैंने गलत बोल दिया, अगर हम बोलते हैं यस इट इज अ फैंसीफुल आइडिया, तो ये सारे जो जस्टिफिकेशन हमने दिया है ये आ जाएगा. अगर हम बोलते हैं कि नो इट इज नॉट अ फैंसीफुल आइडिया, फिर हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है? अब इस चीज का जो मैंने बोला है उसका ऑपोजिट लिखना है. अब इसमें आप क्या लिखोगे कि अगर हम स्टिल होंगे, अगर दुनिया अंडरस्टैंड करेगी, हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, दुनिया मेडिटेशन की तरफ जा रही है. क्यों जा रही है? क्योंकि मेडिटेशन में आपका दिमाग शांत हो जाता है ना. आपका दिमाग शांत होता है तो आप कंस्ट्रक्टिव एक्शंस के बारे में सोचते हो, आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हो, आपको अपनी गलतियां नजर आती हैं, आपके अंदर जो केओस है, आपके अंदर जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं, जो ये रोड रेज है, ये सब शांत होता है. अगर हम रोड की बात करें, अगर आपका मन शांत होएगा, दूसरा बंदा स्पीड में जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको जगह दे दोगे कि तू आगे निकल जा भाई, तेरे को जरूरी काम होगा, राइट. हम ऐसा सोचेंगे. अगर हमारा मन अशांत होएगा तो हम सोचेंगे प्योनाल रेसा आजा तू हुन, राइट. तो दैट इज आवर ओन थॉट प्रोसेस जो हमें उस सिचुएशन को एनालाइज करवा रहा है, वेदर इट्स अ गुड सिचुएशन और इट्स अ बैड सिचुएशन. तो आप येस या नो वट एवर यू फील आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग द अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर. हाँ जी, next question is, the world has become a global village and people across boundaries, nationalities and communities are now connected to one another. With the advancement of technology and the advent of social media, do you think that the task of keeping quiet as envisaged by Neruda has become easier or more complicated? Justify your stance. So let's understand this question. The world has become a global village. इसका मतलब दुनिया बड़ी हो गई है कि छोटी हो गई है? विलेज बड़ी होती है कि छोटा होता है? तो जब हम कह रहे हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो वर्ल्ड बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है? छोटा हुआ है. And people across boundaries, nationalities and communities are now connected to one another. Do you agree with this? इंटरनेट ने, टीवी ने हम सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है. हम आसानी से किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ विद दिस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, 10 साल पहले व्हाट्सएप था? नहीं, राइट. इतना टेक्नोलॉजी इजी था, इंटरनेट कनेक्शंस इतने आसान थे? द आंसर इज नो. अब आपको लगता है इस सिनेरियो में जहाँ पे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया इतना आसानी से अवेलेबल है, दैट नेरूडा का जो कॉल है, द टास्क ऑफ कीपिंग क्वाइट, ये आसान हुआ है या कॉम्प्लिकेट हुआ है? व्हाट डू यू थिंक?
ये जो एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये जो सोशल मीडिया हमारे फिंगर टिप्स पे आ गई है, इसमें साइलेंट रहना बहुत मुश्किल हो गया है. वाई? बिकॉज फर्स्ट इज वी आर कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड. नई नई एक्सपीरियंसेस, नई नई चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं जो हमारे को और भी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व कर देती हैं. हमारे को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोटिफिकेशंस आते हैं. जब नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. न्यूज़ बड़ी आसानी से मिलती है. जो न्यूज़ है वो ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमें शांत करे, वो ऐसी न्यूज़ होती है जो हमारे इमोशंस को और वायलेंट और केओटिक बना देती है. तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. देन वी आर गोइंग थ्रू फोमो. फोमो आप सबको पता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये मैसेज नहीं पढ़ा या मैंने इस ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हुई तो मैं कोई चीज़ मिस कर दूंगा. हम में से कितने हैं जो ग्रुप में हम मैसेजेस देखते हैं, 30 कॉन्वर्जेशन, 40 कॉन्वर्जेशन, और हम उसको क्लियर चैट कर देते हैं. हमें लगता है कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो बात कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट डिस्कस होएगा. And we start taking part, we start seeing that site, और हमारा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. अगेन वी आर अनएबल टू कीप क्वाइट. सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाई है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा कर दिया. पहले अटेंशन स्पैन होता था 15-20 मिनट्स का. क्लासरूम में हम कहते थे कि अगर बच्चा 15-20 मिनट सुनता है तो उसके बाद उसका जो अटेंशन है वो लैग करता है, उसका माइंड वॉन्डर करना शुरू करता है. अब जो आपका अटेंशन स्पैन है वो 1 मिनट का हो गया है. आप 1 मिनट के लिए वीडियो या कुछ देखते हो तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाते हो, आप किसी और सर्फिंग पे चले जाते हो, कुछ और देखना शुरू करते हो. जब आप सर्फिंग करते हो बार बार से तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है. आप लॉन्ग मूवीज या लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हो क्योंकि यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन. नेक्स्ट इज कंपैरिजन एंड वैलिडेशन. जब सोशल मीडिया आ गया है तो एक कल्चर ऑफ कंपैरिजन आ गया है. उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है. हम वैलिडेट करना चाहते हैं, वी आर एज कूल एज द नेक्स्ट पर्सन. तो हमारे अंदर ये रैट रेस की जो भावना है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. तो इसलिए इस दुनिया में जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो वहाँ पे नेरूडा की कॉल टू कीप क्वाइट, टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट अगर इम्पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो हो चुका है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट कुड बी सेड दैट द पोएम कीपिंग क्वाइट प्रेजेंट्स द पोएट्स फिलॉसफी फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. If you were asked to highlight elements of Neruda's vision that resonate in your specific social, political, and cultural context, which three main ideas would you engage with? Use relevant textual details to support your analysis. Okay, first part of the question क्या कह रहा है? कीपिंग क्वाइट हमारे को पोएट क्या बोल रहा है? एक आम दुनिया के एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड के लिए वो प्रमोट कर रहा है. उसकी जो फिलॉसफी है, इट इज नॉट प्रमोटिंग द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, इट इज प्रमोटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड वेयर वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ वन एंड ऑल. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको नेरूडा के विजन को हाईलाइट करने के लिए कहा जाता है तो आप सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या कह सकते हो? कौन से 3 आइडियाज हैं आप दोगे? कौन से 3 आइडियाज के बारे में बात करना है? आपके पास एग्जाम्पल है फिशरमैन का, आपके पास एग्जाम्पल है सॉल्ट गैदरर का, आपके पास एग्जाम्पल है पॉलिटिशियंस का, वॉर्स का. अब इन 3 चीजों को कोरिलेट करके आप यहाँ पे आंसर बोलोगे. अब आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस, है ना? Politicians are walking about in the shade with their brothers doing nothing. They put on clean clothes, right? You are talking about breaking the cycle of violence, victory with no survivors, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. आप उसके बारे में बताओगे कि जो violence है वो beneficial नहीं होता है. What is beneficial? When we walk about in unity.
wars will always result in loss. ठीक है. Third है personal responsibility and transformation. The salt gatherer will look at his hurt hands. The fisherman will not harm the whales. उससे क्या पता चलता है कि इंसान को पॉजिटिवली सोचना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आप के बारे में और अपनी इमीडिएट दुनिया के बारे में. तो ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है या नहीं होता है? नहीं होता. इट्स एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग. बट डायरी एंट्री में हम ये जरूर कहते हैं कि डेट, डे एंड टाइम जरूर मेंशन कर लो, बिकॉज इट्स अ जर्नल ऑफ योर ऑफ द इवेंट्स ऑफ दैट डे. इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ दैट डे. तो कौन सा दिन है, आप कितने बजे वो एंट्री, the time of your entry becomes important because it's a record of your feelings. You know, आपको introspection करने के लिए डायरी एंट्री हम लिखने के लिए कहते हैं. तो डायरी एंट्री का कोई फॉर्मेट नहीं होता. इट्स एन इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन एटलीस्ट द डेट एंड द टाइम. राइट. सेकेंडली, बच्चों के दिमाग में आता है हम ये लिखे मैम डियर डायरी लिखते हैं तो रॉन्ग होता है, हमें साइन ऑफ करना है कि नहीं करना है. आप करो ना करो डजेंट मैटर. आप डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स लिख सकते हो. डायरी एंट्री क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इनरमोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स. आपके अंदर जो उथल पुथल है, दैट इज व्हाट यू आर पुटिंग डाउन ऑन पेपर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग. ठीक है, समझ में आ गया डायरी एंट्री? ओके. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो आप उस सिचुएशन में हो, 11th-12th, द लास्ट 2 years ऑफ स्कूल लाइफ, ये बच्चों की प्लानिंग फॉर लाइफ आफ्टर स्कूल है. वी ऑल एग्री विद दिस. आप अपना स्ट्रीम चूज करते हो, आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हो, यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर लाइफ. अब ये प्लानिंग मोटिवेटिंग भी होता है ना, आपको इनकरेज भी करता है, बट ओवरवेलमिंग भी होता है. ओवरवेलमिंग क्यों होता है? क्योंकि आज आप जो डिसीजन लोगे वो फ्यूचर में राइट है या रॉन्ग है, हु कैन प्रिडिक्ट? पोएम थी ना, द रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड. मतलब हमें नहीं पता है कि हम जो चॉइस कर रहे हैं लाइफ में वो बेनिफिशियल होगा या उसमें हमारे को नुकसान भुगतना पड़ेगा. और ये इनडिसीजिवनेस जो होता है ये हमारे को परेशान करता है, ओवरवेलम करता है और हम डिसीजन नहीं ले पाते. या फिर वो एनकरेज भी कर सकता है. किसी के लिए एनकरेजिंग है तो किसी के लिए स्ट्रेसफुल है. अब ये थॉट्स को दिमाग में रखते हुए आपने नेरूडा की पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में अपनी फीलिंग्स लिखनी है. अब आप क्या लिखोगे, आपने किस पॉइंट्स पे लिखना है, नेरूडा ने क्या आइडिया दिया है आपको कीपिंग क्वाइट में, और आप अपने डिसीजंस जो आपने सोचा है लाइफ में, अगर मैं इंजीनियर बनना चाह रही हूँ या मैं आर्किटेक्ट बनना चाह रही हूँ, तो मेरे डिसीजंस इस चीज के साथ मेल खाते हैं या मेल नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, मेरा डिसीजन फ्रूटफुल है, मेरे फायदेमंद के लिए है, एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है. तो वो चीजों पे आपने रिफ्लेक्ट करके आंसर लिखना है. ओके. तो इसमें अब आपने क्या लिखना है, आप जब लाइफ की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी की दे दिया है कि यू आर गोइंग थ्रू अ मिक्स ऑफ इमोशंस. एक तरफ आप मोटिवेटेड भी हो कि मेरी लाइफ नई शुरू हो रही है, यू आर वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम दिस एक्साइटमेंट इज ऑल्सो ओवरवेलमिंग, क्योंकि वन रॉन्ग स्टेप कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ. अब यहाँ पर ये जो यूनिटी है, जो इंटरकनेक्टेडनेस है, वो आप नेरूटा की पोएम के साथ पढ़ो तो आपको उसके साथ रेजोनेट करता है. रेजोनेट का मतलब है आपको सेम फीलिंग्स नजर आती हैं पोएम में, जैसे कि आपके मन में चल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो दूसरों के ऊपर उसका क्या असर होगा. राइट. उनके लिए केओटिक बन जाएगा या उनके लिए बेनिफिशियल होगा. अगर तो बेनिफिशियल है, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल देन इट्स अ गुड डिसीजन. इफ इट्स नॉट बेनिफिशियल देन यू नो द हार्म दैट योर डिसीजन कैन कॉज. इट्स अ डायरी एंट्री ना, तो आपके मन के डाउट्स, आपके मन के वहम, ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए. नेरूडा कहते हैं कि हमें वायलेंस का साइकिल तोड़ना है, हमें फ्यूचर के लिए प्लान करना, मतलब जब हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन आ गया, कंपैरिजन आ गया, उसके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने कम आए हैं. तो ये जो चीजें हैं
ये वायलेंट साइकिल को तोड़ने में मुश्किल क्रिएट करता है, यू नो, इट क्रिएट्स डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग दिस साइकिल। बट आपको ये पोएम पढ़ के रियलाइज हुआ कि हमें ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा। हम कोई भी एक्शन करते हैं किसी के साथ कंपैरिजन के लिए नहीं है, रैट रेस के लिए नहीं है। द कंपटीशन इज विद योर ओन सेल्फ, competition is not with other people. So now after reading this poem you feel empowered, you know, to take the right decision, to know that whether it is right or wrong, how you can better that decision. तो ये सारी चीजें आप अपनी डायरी एंट्री में लिखोगे। Okay, imagine you are Pablo Neruda, the poet of keeping quiet. What advice might you offer to Robert Frost, the poet of a roadside stand, in the context of his conflicted emotions as displayed in the given line? ये एक्स्ट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट है, 2 चैप्टर्स के बीच में आपको क्वेश्चन बनाया गया है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लाइन थी, द requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put this people at one stroke out of their pain. अब ये 4 लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं? बोलते हैं ऐसा लगता है कि जो लोग कंट्री साइड में रह रहे हैं उनको कोई खुशी नहीं मिली, उनकी लाइफ हमेशा वांट, पावर्टी और इन सब में चल रही है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं एक ही बार में उनको उनकी तकलीफ से बाहर निकालूं बाय किलिंग देम ऑल। ठीक है, इसके बाद वो 2 लाइन बोलता है कि अगर यही चीज मेरे ऊपर कोई अप्लाई करे। उसके अंदर भी तो उथल पुथल था ना कि अमेरिका, he was an American poet, but originally he was from Britain. ब्रिटेन ने किसी ने भी उसकी पोएटिक क्वालिटीज को अप्रिशिएट नहीं किया, बट वही पोएटिक क्वालिटीज अमेरिका में जाके बहुत ज्यादा एडमायर की गई। तो ब्रिटेन से उसको क्या मिला था? Did he get connectivity? Did he get popularity? Did he get fame? Did he get recognition? No. तो उसके अंदर भी उथल पुथल था, है ना? तो वो बोलता है कि क्योंकि मेरे मन में उथल पुथल है और कोई बोले कि इसको जान से मार दो, तो हाउ विल आई लाइक इट, है ना? यहाँ पे ये 2 लाइंस लिखी भी नहीं है, बट पोएम में ये 2 लाइंस लिखी हुई हैं, और ये आंसर करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसके मन में टर्मोइल क्या चल रहा था। फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, कंप्लेन अपनी जगह पे होती है, बट किलिंग, डेथ, वायलेंस इज नॉट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब वो बोल रहे हैं कि आप पैब्लो नेरुडा हो, आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ी, अब उसमें आप उसको क्या एडवाइस हो? आप उसके फीलिंग्स को समझ रहे हो कि वो लोगों को पेन से बाहर निकालने के लिए एक वायलेंट एक्शन की बात कर रहा है कि मैं उनको जान से मार देता हूँ और फिर वो पेन के बाहर होंगे। अब आप ऐसे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या एडवाइस दोगे? फिर उस लेटर का फॉर्मेट आपने लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैम लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, तो हमारे को एड्रेस वगैरह लिखना है। बेटा जब एग्जाम्स में आपको दिया हुआ है कि यू मे बिगिन द लेटर, हाँ जी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट कि ये इनफॉर्मल लेटर है तो हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है या नहीं लिखना है। बेटे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है यू मे बिगिन दिस वे, यू मे बिगिन दिस वे से डियर रॉबर्ट लिखा हुआ है, एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए इफ यू डोंट राइट द एड्रेस, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स इट सो हैपेंस कि जो इवैल्यूएटर होते हैं वो थोड़ा रिजिड होते हैं। वो बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर है, बच्चों को पता है कि एड्रेस लिखना है। सो व्हाट इज अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग? हार्डली 30-40 सेकेंड्स लिखेंगे, अब हाउस नंबर सो एंड सो, विराट कॉलोनी एंड एनी डैम सिटी, आप कुछ भी लिख दो एंड यू आर डन विद द एड्रेस। इतना कंफ्यूजन में आने की जरूरत ही नहीं है। वाई टू, यू नो, चैप्टर ही देख लो, वाई टू कंफ्यूज योर सेल्फ, वाई टू मेक योर सेल्फ केओटिक। 3 वर्ड्स लिखो एंड यू आर डन विद द एड्रेस, राइट? तो आपके अंदर जो उथल पुथल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यू आर बिगनिंग इन द मैनर दैट इज इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन। इनफॉर्मल है तो रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, नॉर्मल लेटर आपको लिखना है। अब पैब्लो नेरुडा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या एडवाइस देंगे? हाँ, you introspect your actions. Why do you feel you want to kill people? Violence is not the answer to problems. Introspection, retrospection is the answer to all problems.
life is full of difficulties. Poverty is one of the difficulties, but one can be satisfied in life. One doesn't need riches to be happy in life. One can find happiness in small pleasures of life. Nature is as it is very beautiful. These people are living in a world of nature, है ना? तो उनको बाहर की जो materialistic pleasures हैं, थिएटर की क्या जरूरत है, बड़े बड़े शॉप्स की, बड़े बड़ी चीजों की क्या जरूरत है? दे कैन फाइंड हैप्पीनेस इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इस तरह से आप पोएम और रोड साइड स्टैंड की पोएम और कीपिंग क्वाइट की पोएम को रिलेट करके, रोड साइड स्टैंड में वो एक ही बात बोल रहे हैं ना कि लोगों को जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाते, वो थिएटर नहीं जा पाते, वो कन्वीनियंस स्टोर्स नहीं है उनके आसपास। तो आप कीपिंग क्वाइट में क्या बोल रहे हैं कि आप नेचर के साथ जुड़ो, है ना? आप सिंपल लाइफ करो। व्हाई डू यू थिंक ऑफ हार्मिंग नेचर? व्हाई डू यू वांट मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स? तो वही चीजों को कोरिलेट करके यू कैन कम अप विद अ लेटर एडवाइजिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, साइलेंस वुड हेल्प ह्यूमैनिटी टू। अब मैंने 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है यू कैन राइट एनी 1 पॉइंट, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है देन यू कैन राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। अगर साइलेंस ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प करेगा, पहले तो हमारे जो सैडनेस है हमारे सोल्स के अंदर, उस सैडनेस को एलिविएट खत्म करेगा, खत्म करेगा, एलिमिनेट करेगा, और हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर हमें जो टाइम चाहिए, जो स्पेस चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, नेचर को हील करने के लिए, वो मोमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव अस दैट टाइम। क्यों? क्योंकि अब हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लास्ट है कि मोमेंट ऑफ साइलेंस जो है, इट विल हेल्प अस टू लीड मोर पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइव्स। हमारी जिंदगी में एक मीनिंग आ जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता है कि हम इतना काम क्यों कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और वो सारे के सारे पैसे बैंक में हैं। बैंक में वो हमारे काम आ रहे हैं कि जो लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, है ना? हम तो अपनी पॉवर्टी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं और पैसा और पैसा, बट कितना पैसा? उस पैसे का बैंक में रख के करोगे क्या अगर खुद ही मर जाओगे? राइट? 40 इयर्स की प्लानिंग कर ली, आज तो जिया नहीं, 40 इयर्स के बाद पता नहीं जिंदगी है या नहीं। राइट? सो वी आर नॉट लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ, वी आर लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ। तो अगर एक मोमेंट ऑफ साइलेंस आएगा तो हमें अपने जिंदगी का इम्पोर्टेंस, मीनिंग पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज फॉल्स। पहले ही बोल दिया है कि ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, आपको इसको जस्टिफाई करना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है। In the given lines, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. यहाँ पे आगे उन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो राइट है, वो रॉन्ग क्यों, मतलब why is it a false statement? The speaker is ordering readers to do certain actions. क्या पोएट हमारे को बोल रहा है कि ये एक्शंस करो? क्या वो हमारे को ऑर्डर कर रहा है? लुक एट द वर्ड ऑर्डरिंग। वो ऑर्डर कर रहा है कि सजेस्ट कर रहा है? राइट? ऑर्डर करना क्या होता है? करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसके रेपरकशंस आएंगे, पनिशमेंट मिलेगा। राइट? वो सजेस्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है बिकॉज दे आर सजेशंस, दे आर नॉट ऑर्डर्स। राइट? वो बता रहा है कि साइलेंस ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प कर सकता है, बट हमारे को वो एनफोर्स नहीं कर रहा है टू बी साइलेंट। देन अगेन इट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ द वर्ड्स इफ वी वर, परहैप्स और माइट। ये जो वर्ड्स हैं दे आर इंडिकेटिंग हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे को सोचने पे, इंट्रोस्पेक्ट करने पे ये वर्ड्स मजबूर कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है। आर्मी ऑर्डर करती है, सोल्जर्स कैन नॉट क्वेश्चन द ऑफिसर्स, है ना? उनको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। दे कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट कि अगर मैं बॉम्ब फेंकूंगा तो ये धरती खराब हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। उसको वो इंट्रोस्पेक्शन का फ्रीडम नहीं है, उसको ऑर्डर फॉलो करना है। बट यहाँ पे पोएट कैसे वर्ड्स यूज कर रहा है, विच आर इनकलकेटिंग इंट्रोस्पेक्शन।
perhaps, might, if we were. तो ये introspection को enforce कर रहा है rather than to follow orders. Again, it is false because the poet is expressing his views and thoughts. वो हमें कुछ कहने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने व्यू पॉइंट्स, अपने थॉट्स को बता रहा है. हम माने या ना माने, ये हमारी मर्जी है. Okay. Next question. Based on the poem, how do you think the speaker feels about humanity? You have to answer in one sentence. So he is concerned about humanity. He wants something better for humanity, and he wants to support humanity. वो humanity को प्रेरित कर रहा है, उसकी बेहतरी चाहता है, encourage कर रहा है. हम सबके अंदर humanity जो है, humanity की भावना जो है, that is almost dead. But just like the tree, it is not dead. It is waiting for some life-giving force. Okay. Observe how the lines in the poem break off at certain words. Give one reason why the poet has structured the lines in this manner. अगर आप पोएम पढ़ोगे तो कई जगहों पे आके, ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन से जिसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में ले लिया है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पोएट अचानक से बोलते बोलते रुक जाता है. परहैप्स, माइट जो है, देयर वर्ड्स, जहाँ पे लाइन ऑफ का जो ट्रेंड होता है वो ब्रेक हो रहा है. तो पोएट ने पोएम को इस तरह से स्ट्रक्चर क्यों किया है? तो इसका रीजन है कि पोएट चाहता है कि हम रुके, वहां पे पॉज करें, उन आइडियाज के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, सोचे समझे. वो अपने मैसेज को हाईलाइट करना चाहता है दैट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस can help us to make this world a better place. हाँ जी, next question. How does Neruda challenge the conventional notion of stillness in the poem Keeping Quiet? Conventional notion of stillness, इसका मतलब challenge करना, मतलब conventional notion of stillness क्या है? मतलब conventional होता है कि ज्यादातर लोग stillness को कैसे मानते हैं? I want no truck with death. हम क्या मानते हैं? What I want should not be confused with total inactivity. I want no truck with death. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैदा हुए तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ. हम क्या सोचते हैं? स्टिलनेस का मतलब है कि हाथ पे हाथ रख लो, कुछ नहीं करना. बट नेरुडा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है. ही इज नॉट promoting the conventional notion of stillness. He is challenging this. He is saying कि हमारे जो actions हैं, वो स्टिलनेस का मतलब यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिव एक्शंस होने चाहिए, डिस्ट्रक्टिव एक्शंस नहीं होने चाहिए, राइट? बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम अ पैसिव स्टेट ऑफ मियर फिजिकल क्वाइटनेस टू एन एक्टिव एंड पर्पसफुल कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, राइट? वही बात आ गई ना कि आप फिजिकली क्वाइट मत हो, बट उस क्वाइटनेस में आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को, राइट? तो कन्वेंशनल स्टिलनेस कहती है कि कोई एक्शन मत करो, बट नेरुडा क्या बोलता है कि फिजिकल स्टिलनेस से ज्यादा एक रिफ्लेक्टिव स्टिलनेस होनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्टिव स्टिलनेस होनी चाहिए. ओके. Next is the extract. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Which of these uses the same poetic device as used in the third line of the extract, victory with no survivors? कौन सा literary device है? No, it's antitheses. Antitheses is a different, opposing ideas. Victory, जिसमें जीत है, but when no survivor is there, so it is the biggest defeat. So it is opposing ideas, that is antitheses, right? अब कौन से line में antitheses है? The answer is C. The absence of his presence was felt. इसका मतलब कि वो absent था नहीं, मतलब he was not present in class. कई बच्चों का एब्सेंट होना खलता नहीं है, बट कई बच्चों का एब्सेंट होना उनके प्रेजेंट होने से ज्यादा हमारे दिमाग में आता है. द एब्सेंस ऑफ हिज प्रेजेंस वाज फेल्ड. वो मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं था, मुझे उसका एब्सेंस ज्यादा परेशान किया. द बॉय रैन एट लाइटनिंग स्पीड. दिस इज अ मेटाफर, कंपैरिजन ऑफ द स्पीड विद लाइटनिंग. द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ आर नेसेसरी. तो ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है.
The hooter buzzed when the shooter shot. They are onomatopic words. ठीक है? Okay. हाँ जी. The next question in the extract is, from the extract, identify the line or phrase that suggests the following. Humans are involved in the exploitation of natural resources. ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ दैट ये ग्रीन वॉर्स जो है इट रिफर्स टू द डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, ये पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा कर रहा है. तो अब हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. देन द राइट आंसर इज दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. जो ग्रीन वॉर्स फ्रेज है दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हाँ जी. अगेन अनदर क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द आइडिया. फॉर मतलब ये जो आइडिया है ये कौन से ऑप्शंस हैं बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? You have been given the words prudent, spiritual, visionary and methodical. इसमें से कौन से वर्ड्स हैं जो इस पैराग्राफ को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रूडेंट एंड स्पिरिचुअल. देन वी रियलाइज कि ये जो लाइंस हैं ये प्रूडेंट है, बट इसमें भगवान का कोई मेंशन नहीं है, कोई भी गॉड लाइक क्वालिटी का मेंशन नहीं है, तो स्पिरिचुअल नहीं आएगा. तो जहाँ पर भी स्पिरिचुअल ऑप्शन है वो वाले ऑप्शंस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे. सो देयरफॉर ए, सी एंड डी इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड. मेथोडिकल हो सकता है बट यहाँ पे मेथड भी कुछ डिस्क्राइब नहीं है. सो द राइट आंसर इज प्रूडेंट एंड विजनरी, दैट इज ऑप्शन बी. Okay, next question from the same extract. Complete the sentence appropriately in no more than 2 words. Kindly focus on the instruction. Only 2 words are required. ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. When the poet says that people who participate in wars would put on clean clothes, he means that they should. ये जो phrase है, ये जो मतलब line है, would put on clean clothes, उसके लिए हमारे को 2 वर्ड्स चाहिए. तो यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब है टू बिकम नॉन वायलेंट. टू मत लिखना, तो 2 वर्ड्स रह जाएंगे. यू कैन ऑल्सो राइट स्टार्ट अफ्रेश और यू कैन राइट एडॉप्ट पीस. यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब है टू चेंज वंस व्यू पॉइंट्स. वॉर की बजाय पीस के बारे में सोचना. तो ये सारे फ्रेजेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. Next question. Based on the extract, select the correct option with reference to statements 1 and 2. इसका मतलब है आपको 2 statements दी गई हैं, उनके बीच का जो connection है उसको डिपिक्ट करता हुआ आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब स्टेटमेंट 1 क्या है? नॉट एवरी विन इज अ ट्रायम्फ. हर जीत ट्रायम्फ को जीत नहीं होती, कई बारी हमारी जीत में बहुत बड़ी हार भी होती है. And second sentence is self-reflection is crucial to evolution. अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन. अगर हम एवोल्यूशन का मतलब है टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्व्स. अगर हम सेल्फ एवोल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करना. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. दैट मीन्स दैट एवरी विन इज नॉट अ ट्रायम्फ. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है. व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 रिजल्ट है, ट्रू है, फॉल्स है या हाइपोथेसिस है? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्ट? रिजल्ट का मतलब होता है उसका नतीजा. क्या वॉर का नतीजा इंट्रोस्पेक्शन है? तो 1 ऑप्शन गलत हो गया. हाइपोथेसिस होता है assumption. अगेन दिस इज नॉट एन assumption, दिस इज अ फिलोसॉफिकल थॉट. तो ए एंड डी ऑप्शंस दोनों आपके डिलीट हो गए. नाउ आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स या ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. जब स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो जाता है. Anyways, in order to show that how the statement 2 is correct, I would like you to look at the lines. Walk about with the brothers in the shade doing nothing. Walk about and doing nothing. यहाँ पे walk about means
शांति से चलना, शांति से रिफ्लेक्ट करना, शांति से बात करना, तो दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन becomes important for evolution. So both the statements are true. Next question, which of these is an appropriate title for the extract? Please pay attention to the terms only for the extract. हम पोएम के लिए एक न्यू टाइटल नहीं मांग रहे हैं, तो इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सा टाइटल है विच विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? स्टैंडिंग इन सॉलिट्यूड, लुकिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, द डिजायर फॉर रिन्यूअल और द रोड टू अनसर्टेनिटी. दो ऑप्शंस जो इमीडिएटली डिलीट हो जाते हैं, दैट इज ए एंड डी, बिकॉज जब वो बात कर रहा है टू वॉक अबाउट इन द शेड विद ब्रदर्स, तो वो स्टैंडिंग इन सॉलिट्यूड तो बिल्कुल नहीं है, ही इज वॉकिंग इन कंपनी, तो ए ऑप्शन डिलीट है. द रोड टू अनसर्टेनिटी बताता है कि वो नहीं जानता है कि वो क्यों चल रहे हैं, क्या पर्पस है, और यहाँ पे क्लियर है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, दैट इज उनका पर्पस इज टू चेंज द थॉट प्रोसेस, तो ए और डी ऑप्शंस रॉन्ग हैं. नाउ बी और सी ऑप्शन में लुकिंग फॉर प्रोस्पेरिटी एंड द डिजायर फॉर रिन्यूअल. प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है अपने हालात को बेहतर करना, डिजायर फॉर रिन्यूअल होता है कि एक सिचुएशन है जो ठीक नहीं है और आप उसको रिन्यू करना चाहते हो, पूरी तरह से ठीक करना चाहते हो. यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिन्यूअल की बात हो रही है कि एक वॉर टोन कंट्री से निकलकर हम रिन्यूअल की तरफ जाएं. काइंडली रिमेंबर कि कीपिंग क्वाइट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड पैब्लो नेरूडा ने लिखी थी. सो ये सारे थॉट्स उनके वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर फोकस्ड हैं, background है. Okay, now the questions we are going to discuss is like we must have already discussed them, या वो factual होंगे या वो revision में cover हो गएंगे. So I'll quickly go through those questions. First question, what according to Pablo Neruda in the poem Keeping Quiet is the lesson that we should learn from Mother Earth? Already discussed. कि we learn that there is life in stillness. हमें नजर नहीं आता है but life is going on, and when the right circumstances are there, whatever appears to be dead will come alive again. Next question is, why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? ये strangeness इसलिए है क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं होगा. Never will it have happened in the history of earth that there was one moment when all activity was put to a stop. Everyone stopped talking, सबने हिलना बंद कर दिया, actions लेना बंद कर दिया. तो ये इतना sudden होगा और ये इतना strange इसीलिए होगा because it has never happened before. Okay, next, elaborate the significance of number 12 in the poem Keeping Quiet. So number 12 refers to time. 12 hours in the clock, right? 12 zodiac signs, 12 months in a year. तो ये सारी जो चीज़ें हैं 12 जो हैं that refers to time, कि आपको जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अननेसेसरी एक्टिविटीज में ना वेस्ट करो. यू यूटिलाइज योर टाइम इन फ्रूटफुल एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which images in the poem Keeping Quiet show that the poet condemns violence from the following lines? आपको 3-4 लाइन्स दी गई हैं, आपने उनमें से बताना है कि कौन सी लाइन्स में वायलेंस है जो पैब्लो नेरूडा के थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट कर रहा है. द फर्स्ट इज, fishermen in the cold sea would not harm whales. Is it showing violence? The answer is no. Second line is, the man gathering salt would look at his hurt hands. Again, क्या ये violent है? The answer is no. Then the lines are given, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Now war is directly linked to violence. So ये जो आपको second option दिया हुआ है, those who prepare green wars वाला जो quotation है, these are the lines which shows that the poet is condemning violence in the poem. The next question, according to Neruda, a huge silence can interrupt the sadness of men. Comment with reference to the poem Keeping Quiet. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है. वी बिकम सैड व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. अगर हम चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे,
तो हम समझ पाएंगे why are we sad. और एक बार हमने समझ लिया the reason for our sadness, then we can change the tone of our life and become happy people. Okay, second question. Life is what it is all about. How is keeping quiet related to life? जब पोएट हमारे को बोल रहा है चुप रहो, डू नॉट मूव आवर आर्म्स एंड ऑल, तो वी स्टार्ट थिंकिंग दैट ही इज एडवोकेटिंग इन एक्टिविटी. बट पोएट इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि वो इन एक्टिविटी को एडवोकेट नहीं कर रहा है. लाइफ मिली है आपको, तो आपको एक्शंस तो लेने हैं. बट कीपिंग क्वाइट से क्या होगा, आप जो एक्शंस लोगे आप उनको इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे. अगर आपने अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट किया तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो. एंड यू हैव टू कीप ऑन मूविंग. लाइफ में आप मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप अच्छे काम करने के लिए पैदा हुए हो. तो एक्शंस तो करना ही पड़ेगा, बट दे शुड बी डन आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन. Next question. Why does the poet want to count to 12? 12 I've already told you refers to time. इसका मतलब है count to 12 का मतलब है थोड़ी देर के लिए शांत रह के इंट्रोस्पेक्ट करना, रेट्रोस्पेक्ट करना. क्योंकि ये दो चीज़ें करने से हमें खुद की भी समझ आती है और दुनिया के एक्शंस को भी हम समझ पाते हैं. इसीलिए वो हमारे को बोल रहा है to count to 12 so that we get time to introspect and retrospect. Next question, how will keeping quiet protect our environment? अगर हम क्वाइट होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, रेट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे एक्शंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. जब ये समझ आ जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करेंगे, एंड thus it will protect our environment. Next question, give an example of what now seems to be dead but later on becomes alive. That is the tree. According to a season, winter season में हमें लगता है पतझड़ हो गई है, उसमें अब जान प्राण नहीं है, बट जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा उस ट्री में दोबारा वो हरा भरा हो जाएगा. The tree will be filled up with leaves, so it will appear to be alive. Next question, under the apparent stillness there is life. Justify with reference to the poem Keeping Quiet. Again, this is the example of tree. हमें लगता है उसमें लीव्स नहीं है तो वो मर चुका है, वो इतना स्टिल है, उसमें मूवमेंट नहीं है, वो मर चुका है. बट रियलिटी ये है कि लाइफ इज गोइंग ऑन अंडर द ग्राउंड. रूट्स अपना काम कर रहे हैं, ब्रांचेस अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं टू स्प्राउट नो लीव्स. सो वो अपेरेंट स्टिलनेस है. अपेरेंट स्टिलनेस मतलब जो सिर्फ हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं है. उस स्टिलनेस के अंदर लाइफ अभी चल रही है. Next question, how is the poet's appeal for keeping quiet different from absolute sluggishness? Sluggishness का मतलब होता है laziness. आप lethargic feel करते हो movement के लिए. और poet का appeal for keeping quiet is not sluggishness. It is keeping quiet, not doing any activity so that you can reflect upon your actions. आप introspect कर सको, retrospect कर सको. So he is not advocating sluggishness. He is just appealing for keeping quiet. Okay, the last question on this slide has already been discussed initially. One of the questions was the same question has been discussed, so I'll not discuss it again. Next question. In the poem Keeping Quiet, the poet visualizes two kinds of world. Describe these worlds with reference to the poem. ओके, अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि कीपिंग क्वाइट में पोएट जो है वो दो तरह के वर्ल्ड को विजुअलाइज कर रहा है. एक वर्ल्ड कौन सा है? दैट इज द वर्ल्ड विच इज torn apart by wars, the world where people do not bother about the environment, people are indulging in harmful activities not only to the environment but also to themselves. Fishermen, salt gatherer, politicians, ये सारे गलत कामों में लगे हुए हैं. दिस इज वन काइंड ऑफ वर्ल्ड. बट अदर वर्ल्ड कौन सा है? वेयर पीपल आर इंट्रोस्पेक्टिंग, वेयर द पॉलिटिशियंस आर they are encouraging brotherhood, they are encouraging peace.
वो आपस में एक दूसरे के साथ वर्ल्ड की बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हैं rather than talking about destruction of the world. So these are the two worlds which are visualized by the poet in the poem Keeping Quiet. Next question जो है, in the modern world full of death, disease and violence, some quiet time and peace is always appreciated. The need for a peaceful world was imagined by Pablo Neruda way earlier in the poem Keeping Quiet. अब way earlier in the poem Keeping Quiet is obviously I've already told you कि ये वर्ल्ड वॉर टू के अराउंड पोएम लिखी गई थी और जो इवेंट्स हुए थे उन्होंने पैब्लो नेरूडा को इन्फ्लुएंस किया था। अब उस टाइम की पोएम 1945-1942 के बीच की पोएम ये लिखी हुई, ये आज के टाइम पे रेलेवेंट कैसी है? You are making a speech on how Neruda has thought of this ideal world which is forever going to be relevant. ये जो आइडियल वर्ल्ड है, चाहे वो हम 1945 की बात करें या हम 2024 की बात करें, ये आइडियल वर्ल्ड आज भी रेलेवेंट है। Now imagine how you will make your speech relevant while referring to the poem. You may begin like this. आपको स्पीच का मतलब होता है ऑडियंस को एड्रेस करना। आपको बताया गया है किस तरह से आपने एड्रेस करना है। आपने स्पीच का फॉर्मेट फॉलो करते हुए यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ दिस पोएम इज रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो। जो पोएट की फिलॉसफी है वो आज की दुनिया के लिए भी रेलेवेंट है। इसमें आप किन चीज़ों के ऊपर बात करोगे, तो वो लास्ट में आप देख लो 3 लाइन्स में लिखा हुआ है। यू विल हाइलाइट एलिमेंट्स ऑफ नेरूडा's विजन that resonate in your specific social, political and cultural context. सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं आसपास? हमारी आसपास एक सोसाइटी है which does not care about natural resources. हम पानी हो गया, ट्रीज हो गया, पोल्यूशन हो गया, हम बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फिश जिंदगियां जी रहे हैं। तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप पैब्लो नेरूडा के लाइंस के साथ रेजोनेशन कर सकते हो। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस who just want to be powerful. They are not concerned about world peace. उनके पास सिर्फ पावर होनी चाहिए and for that they take so many wrong decisions. आपके पास रशिया यूक्रेन की वॉर का एग्जाम्पल है, आपके पास जो इज़राइल में हो रहा है उसका एग्जाम्पल है कि आज भी ये वॉर्स चल रही हैं, आज भी इंसानों को, पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आया है that they are doing nothing but destroying the mother earth. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगेन आप बोल सकते हो कि पीपल हैव स्टार्टेड फॉरगेटिंग देयर लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस भूल रहे हैं, दे आर इन द रन टू, दे आर इन द रैट रेस टू बिकम बेटर। तो वो अपने अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड्स, जो उनको संस्कार मिले हैं, वो सारी चीज़ों को भूल रहे हैं। अब आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना है। सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से कोई भी 3 मेन आइडियाज़ यूज़ करके you can write your speech and do remember to relate it to the poem. So with this, I come to the end of my video. I hope that this video, competency based video, was beneficial for you. If you liked it, then please do click on the like button, share it with your friends, your colleagues, your classmates, so that everyone can benefit. हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आए. Remember that competition is not with other students, other teachers, it is competition with self. खुद को इतना बेहतर बनाओ कि किसी और से आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े. So, and if possible, for further encouragement, do subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much, everyone.